हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और 19 शिफ्टों का पेपर समाप्त भी हो चुका है, लेकिन आज 25 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर नहीं था। कल तीसरे फेज का एग्जाम शुरू होने जा रहा है 26 दिसंबर से। तो जिनका पेपर 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को होने वाले हैं, तो आज के इस पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर की क्लास को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में आपके पूरे 19 शिफ्टों के आधारित पर सारे क्वेश्चन होंगे। और जहां जहां से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछे जा रहे हैं, वहां वहां से क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास से लगभग आपके पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन डिट्टो देखने को मिलेगा। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को अपने पेपर से पहले जरूर तैयार करके जाइएगा। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, प्लस जो बार बार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, तो उसी के आधारित पर जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए शाम में 7 बजे लगभग 100 क्वेश्चन का लगातार हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करें। तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा। प्लस इस क्लास को अपने शिफ्ट से पहले एक बार आपको जरूर देखना है। ज़्यादा समय वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, केवल प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 164 में वर्णन है। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो भांगड़ा। ये पंजाब का काफी फेमस लोक नृत्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्नलिखित में से किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो साथियों, किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो केपी शर्मा ओली ने ली थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? बताइए, थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो केरल राज्य में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा और इस सवाल का राइट आंसर बताइए। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहले भारतीय राज्य की बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सोंडोल नृत्य को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प्प नीति नामक किसने तैयार की थी? तो साथियों, हड़प्प नीति नामक जो नीति थी किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था हड़प्प नीति को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। अगला सवाल को देखिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक क्रैकी पीडीएफ बनाया है, इस पीडीएफ का इस टाइम बोलबाला है, क्योंकि जो जीके जीएस और करंट अफेयर के पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी पीडीएफ में से डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं। यदि आपके पास कुछ समय बाकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा कम ही है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस जो रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आ रहे हैं इसी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये पीडीएफ हमने आपके लिए बहुत कम दाम में कर दिया, मात्र 50 रुपीज़ का पीडीएफ हमने आपके लिए किया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपने इस पीडीएफ को मांगा लेना है। केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है।
सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। कौन से नृत्य शैली में तांडव और लास को शामिल किया गया है? कौन सी नृत्य शैली में तांडव और लास को शामिल किया गया है? तो मणिपुरी में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। 2020 में ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों 2020 में ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम क्या था? तो सतीश कुमार थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14। विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? विश्वनाथन आनंद को वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2012 में पारित किया गया था यह अधिनियम। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो वर्ष 1945 में शामिल किया गया था विप्रो लिमिटेड को। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य मैंग्रो सावर्स शब्द से संबंधित है? भारत के कौन से राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? तो केरल और कर्नाटक ये राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से इनमें से एक कौन सी नहीं है? मलयालम है, उड़िया भी है, कन्नड़ भी है, लेकिन बांग्ला नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप सभी को मालूम है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? बताइए। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों की यह एग्जाम्पल है? तो उपनिषद के एग्जाम्पल हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो 44वां संविधान है अनुच्छेद है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन तहसील परिषद ये जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था इसके त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। तहसील परिषद। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26ES नामक एक नया फॉर्म पेश किया था। बताइए। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26ES नामक एक नया फॉर्म पेश किया तो किसमें? तो करदाता के रूप में। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, राज्य के राज्यपाल को भारत के किसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? बताएंगे। राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? 2020 में दिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? बताइए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो पूरे 500 शहर शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पिरला पांडुगा के रूप में भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार पिरला पंडुगा के रूप में भी जानते हैं? तो मुहर्रम त्यौहार को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए तो, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1975 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और साथियों, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार क्लासें आ रही हैं। जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। लगातार हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करें जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं होता, तब तक ये क्लास चलने वाली है। ओके, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIL की स्थापना किस यानी कहाँ पर 1969 में की गई थी? केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पर 1969 में की गई थी? तो मैसूर में 1969 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बताइए। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य को केवल। ध्यान रखिए, 11 नहीं 10। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेनुकुनी उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में पेनुकुनी उत्सव मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार से विस्तार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो 7वें संशोधन में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 35 को, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्रक पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्रक पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया था? बताइए। IPL का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया था? 2022 में खेला गया था। ध्यान रखिएगा, 2023 में 16वां, 2024 में 17वां, 2025 में 18वां, अब जो 2026 में होने वाला है 19वां संस्करण खेला जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39,
1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? 1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो पीके थुंगन समिति ने दिया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो पूरे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। एक सींग वाला गैंडा किसकी दलदली और धसाऊ भूमि में देखे जाते हैं? आप सभी को याद होगा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। इसका मतलब कि असम और पश्चिम बंगाल। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष 100 वर्ष से लगभग कितने दिन कम होता है? जो हिजरी वर्ष होता है यानी इस्लामी वर्ष होता है वो 100 वर्ष से लगभग कितने दिन कम होता है? तो पूरे 11 दिन कम होते हैं, केवल 11 दिन। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य का है? तो लाई हरोबा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के सिवाय पूरी संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू की गई है? बताइए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के सिवाय पूरी संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू की गई है? तो धारा 106(2) को लागू किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस धारा के सिवाय संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू की गई थी। जो धारा 106 है ना, इसके बिना ही लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। किस समिति ने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? किस समिति ने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति ने प्रस्तुत की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष मिली? भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था 1959 में मिली थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक रूप में प्रतीक है? हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक रूप में प्रतीक है? तो भगवान विष्णु के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में कौन से संशोधन ने पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की? भारत के जो संविधान में 73वां संशोधन ने पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? तो लोथल से मिले थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान यानी बृहत वाहन कहलाती है? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? तो महायान कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो भाई स्तूप क्यों बनाए गए थे पिछले जमानों में? बताइए। क्योंकि भाई पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्तूप इसलिए बनवाए गए थे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? तो अनुच्छेद 154 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को।
कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? बिहू आ गया, यानी आपका असम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो कि खिलजी वंश का प्रथम शासक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो साथियों इसी तरह के आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन देखने को मिले, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहे हैं। आपको आज का ये पूरा 100 क्वेश्चन तैयार करके ही जाना अपने पेपर में। ओके, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 विजेता टीम कौन सी थी? यानी 2024 की विजेता की बात करें, 2025 में तो RCB ने जीता था भाई, लेकिन आप बताइए कि 17वां जो 2024 में हुआ था, विजेता टीम कौन सी थी? तो कोलकाता नाइट राइडर्स थी। किसको हराई थी? सनराइजर हैदराबाद को। कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टन कौन थे भाई? श्रेयस अय्यर थे। सनराइजर हैदराबाद के पैट कमिंस कैप्टन थे। ऑप्शन इज सॉल्व राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 में यह वर्णन है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को याद होना चाहिए ये सवाल। 1951 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, निम्नलिखित भारत में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? भारत में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? इनमें से बताएंगे। तो सुंदरबन आरक्षित वन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, 63 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश का कृषि विकास करना था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1951 में शुरू हुआ था और 56 में समाप्त हो गया था। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। दूसरा अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरा अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था 2024 में? तो मलेशिया में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? मिजोरम तो है भाई, उत्तराखंड भी है, सिक्किम है, लेकिन बिहार राज्य नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? किस खिलाड़ी ने भारत के लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते थे? तो PV सिंधु ने जीता था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 2016 में और 2020-21 के ओलंपिक में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 को। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? बताइए। तो ये फेमस दिन है भाई, गुड फ्राइडे के दिन। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है यह किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल का अवार्ड किस देश से मिला है? तो साथियों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल का अवार्ड मिला है, किस देश से यह सम्मानित इनको किया गया है? तो रूस देश से किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है? सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को कौन दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? किसी भी धन विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए तो क्वेश्चन नंबर 73 को। कौन सा भारतीय राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है? बताइए, कौन सा भारतीय राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है? तो नागालैंड राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला वो भी पैरा एथलीट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 को। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो एडम स्मिथ है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। विश्व की पहली हस्तलिखित सुई पुस्तक कौन सी है? विश्व की पहली हस्तलिखित सुई पुस्तक इनमें से कौन सी है? मधुशाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बताइए, वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सेकेरई नई पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। 75वां एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता था? तो साथियों, जो 75वां एमी अवार्ड 2024 हुआ था, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीत लिया? तो जेरेमी एलन ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को कौन जारी किया था? यानी कौन सा संगठन जारी किया था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 81 को। MS वर्ड 365 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हेडर सेक्शन आपको क्या करने की सुविधा देता है? अब कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आप जरूर से अपने पहले पेपर से तैयार करके जाएंगे। MS वर्ड 365 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हेडर सेक्शन आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर टेक्स्ट या पेज नंबर के साथ एक हेडर ऐड करने की सुविधा देता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 को। MS एक्सेल 365 में वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 365 में वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो टुडे का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग सामान्यतः सर्वरों के बीच ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए, किस प्रोटोकॉल का उपयोग सामान्यतः सर्वरों के बीच ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 को।
निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः ईमेल के हेडर में शामिल होता है? इनमें से कौन सा घटक ईमेल के हेडर में शामिल है? तो विषय, जो कि सब्जेक्ट लाइन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? मैन है, वैन है, लैन है, लेकिन रोर नहीं है भाई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को। MS वर्ड 365 में पेपर के किनारे और टेक्स्ट के बीच की जगह का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बताइए, MS वर्ड 365 में पेपर के किनारे और टेक्स्ट के बीच की जगह का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो मार्जिन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल पते को निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है? ये भाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर के लिए। बताइए, किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल पते को कौन से प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है? तो अल्प विराम का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को। MS वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देते हैं? हर शिफ्ट में कंप्यूटर के यहीं से सवाल आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। MS वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विषय को लोकेट करने की सुविधा देते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट में भाई इंस्टेंट मैसेजिंग का एक एग्जाम्पल नहीं है? जैसे व्हाट्सएप तुरंत होता है, टेलीग्राम तुरंत होता है, डिस्कार्ड भी होता है, लेकिन ईमेल होता है नहीं होता है तुरंत। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू शॉर्टकट कुंजी F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बताइए, कौन सा मेन्यू शॉर्टकट कुंजी F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हेल्प का। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को। यदि किसी संख्या के कस्टम फॉर्मेट इतना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में जो इतना नंबर लिखा है किस प्रकार प्रदर्शित होगा? जैसे देखिए, जिस प्रकार ये लिखा है, जैसे देखिए x लिखा है, उसके बाद स्लैश है, फिर 2x लिखा है, उसके बाद फिर देखिए स्लैश है, उसके बाद देखिए फिर 3x लिखा है। जिस तरह से लिखा है इसी तरह नंबर ये आपका प्रदर्शित होगा, यानी 44 स्लैश, फिर उसके बाद 820, उसके बाद क्या होगा 820, 82 होगा। सेकेंड 2 बार लिखा है ना, 82 होगा। 2 लिखा है ना, जैसे दो दो बार लिखा है, 2 होगा। उसका लास्ट में आपका 023 होगा, इस तरह से होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 44-82-023। डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। इसी के हिसाब से आपको देखना है, जैसे प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे ये दिया रहेगा, जैसे स्लेश रहेगा उसी तरह ये नंबर आपका सेट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सही सॉफ्टवेयर होता है, इनमें से कौन सा है? तो भाई MS वर्ड होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की बात करें इनमें से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इसमें, और गूगल डॉक्स भी होता है, क्योंकि आप पैकेज, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप कोई अपना जैसे टॉपिक उसको बना सकते हैं। एप्पल पेजेस में भी कर सकते हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप में केवल आप एडिट करेंगे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को। MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? तो F10 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? MS वर्ड 365 में कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो दोस्त मेरे, फाइंड एंड
रिप्लेस का प्रयोग करके। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96। MS एक्सेल 365 में आप फार्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? MS एक्सेल 365 में फार्मूला लिखना तो हम इक्वल टाइप करके स्टार्ट कर लेते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 97 को चेक करिए। MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है? तो साथियों, MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है? तो कस्टम सॉर्ट देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 98। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? कौन सा प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता का नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो भाई @ का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम, लेटर और रो नंबर का ऐसा सही संयोजन है जो MS एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है? बताइए, कौन सा कॉलम, लेटर और रो नंबर का ऐसा सही संयोजन है जो MS एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है? तो A3 करता है भाई। ध्यान रखिएगा, A3 आपका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है? कौन सा फील्ड है प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में? तो भाई हम जब भी लिखते तो सब्जेक्ट में अपना कोई भी विषय रहता तो लिखते हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। तो साथियों, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए आज के ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप इन 100 क्वेश्चन को तैयार करके अपने पेपर में बैठ जाते तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर लेंगे अपने पेपर में। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बताएगा। जिनका पेपर कल होगा, कल सुबह 8 बजे क्लास देंगे, वो जरूर देख कर जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने खूब मेहनत किया है, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।